नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं GBN 24। बावल से कांग्रेस के टिकट के दावेदार एवं पूर्व मंत्री चौधरी जसवंत सिंह बावल ने खास बातचीत में कहा कि कांग्रेस की ओर से हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से ही आस। पदयात्रा 21 जुलाई को बावल विधानसभा में पहुंचेगी। दीपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में चलाई जा रही इस यात्रा को सफल बनाने के लिए उनकी ओर से भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। कहा कि पिछले 10 साल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा का बेड़ा गर्क किया है। भाजपा सरकार के शासनकाल में बावल के पिछड़ेपन का दोषी स्थानीय विधायक और सरकार में PWD और पब्लिक हेल्थ मंत्री को ठहराया। कहा कि बावल से विधायक और सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल खुद भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, उनकी जांच पेंडिंग है। कांग्रेस की सरकार बनी और बावल क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया तो मूलभूत सुविधाओं को पूरा करेंगे और SYL व हांसी बुटाना लिंक नहर का मसला सुलझाएंगे। नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश शर्मा। आज हमारे साथ विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। जसवंत सिंह बावल, चौधरी जसवंत सिंह बावल विधानसभा से टिकट के दावेदार है, प्रबल दावेदार है और 21 तारीख को क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा उस पर भी हम उनसे खास बातचीत करते हैं। आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ प्रोग्राम है, विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है और टिकट की दावेदारी को लेकर वो क्या कहेंगे। जी जसवंत जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका जो चैनल है GBN 24 में उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझे उन्होंने मौका दिया अपने चैनल पर अपनी बात रखने का लिए। मैं उनके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। दूसरा, कांग्रेस पार्टी ने एक कैंपेन चला रखी है हरियाणा मांगे हिसाब। जो 10 साल का जो समय रहा भारतीय जनता पार्टी का, वो हरियाणा का खट्टर साहब जो निकल के गए, उन्होंने हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया। हरियाणा हर क्षेत्र में पिछड़ा, खासकर बावल हल्के में इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया था, पर वो इंडस्ट्रियल एरिया, एक भी नई इंडस्ट्री यहाँ नहीं है 10 साल में। और लॉजिस्टिक हब जो बावल का था 3600 एकड़ का, वो लॉजिस्टिक हब यहाँ से निकल के नारनौल चला गया, नांगल चौधरी चला गया। वो वहाँ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, पर हमारा यहाँ का जो था वो निकल गया। बड़ा भारी नुकसान हुआ। उससे क्या है, मेट्रो भी रुक गई, कोटकाशी में हवाई अड्डा था वो रुक गया, और बड़े उसके साथ साथ जो काम थे वो बड़ा काम वहाँ रुका। दूसरा, हमारे यहाँ मंत्री जी हैं, उनके पास रोडों का महकमा है। आपने देखा कि रोडों की कितनी बुरी हालत आज बावल हल्के की खासकर है। पानी का महकमा उन्हीं के पास है। आपने देखा किस तरह पानी के लिए कुछ दिन पहले ही, जब बावल से निकलते बिठवाने से पहले, महिलाओं रोड के ऊपर बैठी थी, मटके फोड़ रही थी। ये आज हालत है। खासकर जो नौजवान है वो आज बड़ा परेशान है, क्योंकि उनको नौकरियां नहीं मिल रही, और जो नौकरियां निकलती भी हैं, निकलती बाद में है, पेपर पहले आउट हो जाते हैं। तो ऐसी बुरी दुर्गति 10 साल के अंदर हुई। तो 21 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा जी बावल के अंदर आएंगे, पदयात्रा और जो कैंपेन है हरियाणा मांगे, जो कांग्रेस पार्टी ने चला रखा है हरियाणा मांगे हिसाब, तो उसके तहत वो आएंगे। और चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के गेट से लेके और वो अंबेडकर पार्क तक पदयात्रा उनकी रहेगी। और इससे पहले भी कई जगह बावल हल्के में, चाहे मणिपुर चौक है, चाहे पीछे है, वो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा और बड़ी भारी भीड़ के साथ पदयात्रा रहेगी। लोगों में बड़ा चाव है, बड़ा उत्साह है, और हमने भी उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। जसवंत जी, कांग्रेस की तरफ से पदयात्रा चलाई जा रही है कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो कहीं ना कहीं भाजपा वाले कहते हैं कि ये पहले अपना हिसाब दे। दीपेंद्र हुड्डा ने 10 साल में क्या काम किया, पहले अपना हिसाब दे, बाद में हमारे से हिसाब मांगे, तो इसके बारे में क्या है? देखो, इनको बहुत जल्दी इस बात का भी जवाब मिलेगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी ने 10 साल में क्या काम किया। और हमने उनको, कांग्रेस पार्टी ने खासकर अपना 10 साल का हिसाब उनको दे भी दिया था। अब वो हमारे देहात में कहते हुए रुंगस कर रहे हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं। पहले वो अपना तो बता दे
भाई हमने ये क्या उसमें एक अपना श्वेत पत्र वो जारी कर दे, तो उसमें बताओ उसमें क्या दिक्कत है। आपको याद होगा जब भाजपा की सरकार आई थी तो उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था भाई, आज खजाने की ये पोजीशन है, आज नौकरियों की ये पोजीशन है, आज दूसरी ये पोजीशन है। वो 10 साल का भी हिसाब अपने श्वेत पत्र के माध्यम से हरियाणा की जनता दे दे, उसमें बताओ किसको क्या दिक्कत। अभी 2 दिन पहले अजय चौटाला जी रेवाड़ी आए थे, उन्होंने एक बयान दिया है भूपेंद्र हुड्डा जी को लेकर कि भाई सोनिया गांधी का बंदूक खींचना पड़ेगा, राहुल गांधी की जो है कुर्ता खींचना पड़ेगा, वेणुगोपाल की चप्पल उठानी पड़ेगी जब जाकर टिकट मिलेगी। तो इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखो किसी पार्टी के ऊपर आरोप लगाना अलग चीज़ है। जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो राष्ट्रीय पार्टी जिताऊ टिकाऊ कैंडिडेट देखती हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है इसमें। भारतीय जनता पार्टी भी एक सर्वे करवाती है, लोगों से पूछती है, नेताओं से पूछती है, लोकल नेताओं से पूछती है, जनता से पूछती है। तो वही आपने बयान देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने बयान दिए थे कि भाई हम 3 लेयर की एक सर्वे करवाएंगे। तो वो सर्वे अब होगी, सर्वे के बाद वो टिकटों का कुछ फैसला होगा। तो इसमें किसी की चप्पल उठाने की, किसी के दूसरी बातें मुझे पैर पकड़ने की बात मुझे लगती नहीं कि इस टाइप के बयान एक नेताओं को देने चाहिए। कम से कम गरिमा में रह के बात करनी चाहिए। राजनीति में चलता रहता है, पंडाउन भी टिकट मिले ना मिले ये भी चलता रहता है, पर वो इस टाइप की भाषा थोड़ी सी सही नहीं है। भाषा में थोड़ा सुधार होना चाहिए। कोई चप्पल उठाने की बात यहाँ नहीं है। यहाँ शुद्ध ही है कि सर्वे 3 लेयर की कांग्रेस भी करवाएगी, और जो भी सर्वे में जिन का नाम आएगा तो वो उम्मीदवार हो जाएंगे। बाकी टिकट तो बहुत से उम्मीदवार हैं, और टिकट मांगने का सभी को लोकतंत्र में बाबा भीमराव जी ने, अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से एक अधिकार दिया है। सभी व्यक्तियों को अपने टिकट मांगने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। और चुनाव में जो पार्टी अपना सर्वे में और दूसरे जो आधार हैं टिकट देने के, उस पर सभी पे तोल के जो देगी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। तो बावड़ भी लगभग 30 साल से कांग्रेस पार्टी हार रही है। पहली बार यहाँ जीत का माहौल है, और अब की बार बावड़ भी जीतने जा रही है कांग्रेस पार्टी। जसवंत जी, आप बावड़ से एक बार विधायक रहे, एक बार मंत्री भी आप बने, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप कौन से समय में आप विधायक रहे, कब मंत्री बने और कितना आपने बावड़ में विकास करवाया? देखो मैं चौधरी बंसीलाल जी की जब सरकार आई थी विकास पार्टी, उस समय 96 में जीत के आया था, और 2000 तक मैं एमएलए रहा। क्योंकि उस समय सरकार बंसीलाल जी की गिर गई थी, बाद में ओम प्रकाश चौटाला जी का भी समय पूरा नहीं हो पाया था। और जो मैं समझता हूँ कि जो उस समय विकास, हमने विकास की गति का पहिया तेज किया था बावड़ में, उसके बाद यहाँ पे कमज़ोर नेतृत्व आता रहा, और जिसकी वजह से यहाँ पे विकास की गति नहीं बढ़ पाई। आज बावड़ हल्के का विकास का जो पहिया रुका पड़ा है, और बहुत जल्दी ही चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकार आएगी, तो विकास का जो पहिया रुका पड़ा है उसकी गति तेज कांग्रेस पार्टी के सरकार में होगी। बावड़ के पिछड़ेपन का क्या कारण मानते हो आप? यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, मंत्री भी है लगातार 10 साल से, तो क्या लगता है आपको कि उन्होंने काम नहीं करा, बावड़ विकास में पिछड़ा हुआ क्यों लगता है? देखो मेरी जो निजी राय है, पिछले 10 साल में विकास का यहाँ काम नहीं हुआ। खुद मंत्री जी बड़े भारी भ्रष्टाचार में कोपड़े में फंसे पड़े हैं, उनकी भी इंक्वायरी पेंडिंग है। दूसरा जो मतलब विकास के, मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कुंड में एक बहुत बड़ा स्लेटों का प्रोजेक्ट है, लगभग 10,000 आदमी उसमें रोजगार जिनको मिलता है, आज वो ठप पड़ा है। दूसरा, नई कोई 10 साल में नई इंडस्ट्री नहीं आई है, तो वो एक बार बताएं कौन कौन सी नई इंडस्ट्री आ गई। यहाँ लॉजिस्टिक हब था, 3600 एकड़ में लॉजिस्टिक हब बनना था, वो लॉजिस्टिक हब चला गया। मेट्रो आनी थी, मेट्रो नहीं आई। दूसरे जो प्रोजेक्ट थे वो प्रोजेक्ट ठप पड़े हैं। और दूसरा, यहाँ पे एक इरिगेशन की 12 एकड़ ज़मीन पड़ी थी,
उस पर कूड़ा घर जरूर इन्होंने बनाया, वो इनके अचीवमेंट कह लें चाहे इनकी नालायकी कह लें। और हालत ये है कि बाहर का बावड़ से बाहर का कूड़ा उस पर आज डाल रहे हैं, जो बावड़ हल्के के लोगों का बड़ा विरोध भी है इस बात पे। काम की तो बात छोड़ो, यहाँ पे विकास जो था, मूलभूत जो आवश्यकता है, नहर आज अटी पड़ी है, पीने के पानी की व्यवस्था है नहीं, रोड टूटे पड़े हैं, मूलभूत जो आवश्यकता है बिजली और पानी के लोगों को वो तक भी पूरी नहीं हो रही। अभी कल ही बाउल से निकल के लोगों ने जाम लगाया बिजली नहीं मिलने की वजह से, कल की बात है, आपकी मीडिया में दिखा है ये। मतलब मैं नहीं कह रहा, मतलब जब आप देखो लोग बिजली के लिए धरने पे है, पानी के लिए धरने पे है, मूलभूत आवश्यकता है उनके लिए धरने पे है, तो मैं समझता हूँ कि ये क्या नया काम कुछ हुआ है, तो मुझे तो लगता नहीं। दूसरा, जब आपने देखा ये सरकार थी, इससे पहले आपका बावड़ का उपमंडल बन गया था, पाली में लड़कियों का कॉलेज बन गया था, ढालियास में लड़कियों का कॉलेज बन गया था, मनेठी में सब तहसील बन गई थी, धामलास में पॉलिटेक्निकल कॉलेज बन गया था, और सैनिक स्कूल गोठड़ा में बन गया था। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस के टाइम में वो सारे काम? हाँ, ये सारे काम कांग्रेस के समय में हुए, उसके बाद तो कोई एक ईंट भी लगने का काम ही नहीं हुआ। एम्स देखो, एम्स संघर्ष समिति ने और इसमें इलाके के बड़े नेता राविंदरजीत सिंह जी का मैं मानता हूँ योगदान एम्स पे रहा, पर लोगों को लगने लगा कि एम्स का गति जो है वो बड़ी धीमी रही, और लोगों को 2-2.5 साल धरने पे जो बैठना पड़ा वो बड़ी मतलब बड़ी मुश्किल से ये बात आई। और अब भी जो गति है अब भी बड़ी धीमी है, तो लोगों को संशय बना हुआ है कि कहीं ये भी जो बिनोड़ा में जितना डिफेंस यूनिवर्सिटी का जो हाल हुआ, 4 द्वार तो बन गई, पर 10 साल में आपने देखा एक भी ईंट अगर वहाँ लगी हो तो आप जाके खुद देखो, तो लोगों को संशय है। मैं भी कल भी संघर्ष समिति वालों पे बैठ के आया था, तो उनको भी ये संशय है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को चुनावी माहौल बना के वोट तो लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, पर काम करने की नीयत उनकी है नहीं। ये संघर्ष समिति वाले भी कहते हैं और लोगों का भी मंशा है। अभी ये कुछ ना कुछ धीमी जो गति है वो सुविधाजनक नहीं है। जसवंत जी, आप लंबे समय कांग्रेस में रहे, बीच में से क्या मजबूरी रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में चले गए और वापस क्यों आपको कांग्रेस में आना पड़ा? क्या ऐसी मजबूरी रही, क्या कहना? नहीं, राजनीति में कोई मजबूरी नहीं होती। राजनीति में जो नेता है वो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं, लोगों की सलाह मशूरा करके, लोगों के जो विचार हैं खासकर साथियों के, उनके हिसाब से राजनीति करनी पड़ती है। अब मेरे साथियों ने मुझे बार बार कहा कि भाई हमें कांग्रेस की राजनीति करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि ना तो मान सम्मान की राजनीति करती है और ना कार्यकर्ताओं काम। कार्यकर्ता खुद भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन बड़ा रोस्ट है। मैं रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मैंने देखा कि जो बेचारे मंडल कमंडल के अध्यक्ष तक भी हैं, उनकी भी कोई पूछ नहीं करती, और नीचे जो भारतीय जनता पार्टी कहती है हमने पन्ना प्रमुख तक बना दिए, पर वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे है, मतलब प्रैक्टिकल में मैं समझता हूँ नहीं है। और आज खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी रोष है, और एक बड़ा विस्फोट उस पार्टी में भी बहुत जल्दी होने जा रहा है। लेकिन पहले आप भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तब आप काफ़ी बड़ाई करते थे। अब देखो, जो भारतीय जनता पार्टी में रहे तो बड़ाई की बात तो नहीं है, जिस पार्टी में है तो मुझे लगता नहीं कि हमने उनकी ज़्यादा बड़ाई की है, क्यों ज़्यादा बड़ाई करने की मेरी नीयत भी नहीं रहती, और मैं ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ता। जो भारतीय जनता पार्टी अगर काम करती है तो हम उनके गुण गाते, आज भी गुण गाते, और धरातल पे अगर कोई चीज़ है तो उसको कोई इग्नोर भी नहीं कर सकता। अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी ने ज़िले में कोई धरातल पे प्रैक्टिकल में काम किए हों, तो मेरे मना करने से क्या होता है, वो तो प्रैक्टिकल है, हर चीज़ पे धरातल पे कोई काम है तो वो बता दें। अभी महेंद्रगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का BC सम्मेलन था, अमित शाह जी आए थे, क्रिमिनल घटा के पहले 6 लाख की गई है, वापस फिर 8 लाख की गई, किस तरह से आप देखते हो उसको? देखो, नायब सैनी जी को बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम बैकवर्ड का वोट उठा लेंगे। अब कोई भारतीय जनता पार्टी से ये पूछे कि उन्होंने पहले तो 8 लाख लेयर की लिमिट थी, वो अपने आप ही घटा के 6 की, और 6 के बाद अपने आप ही अब 8 कर दी, तो मैं पूछता हूँ क्यों तो उन्होंने घटाई,
और क्यों आज वो बढ़ाने की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ ये जो स्लैब रखा उन्होंने, ये स्लैब ही हटाना चाहिए। बैकलॉग है बैकवर्ड का, वो बैकलॉग भरे, और ये जो स्लैब है 8 लाख का, ये हटाए, सभी को ओपन करें। भाई कितना भी कोई भी मतलब बैकवर्ड है वो उसको उस दायरे में रखें। ये जो लिमिट है, क्योंकि आज आपने देखा परिवार पहचान पत्र में एक आदमी जिस गलती से उसकी परिवार की इनकम एक फिक्स हो गई, उसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल 2-2 साल तक चक्कर काट रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम जो उसको सुधारने की बड़ी भारी जरूरत है। और ये जो क्रिमिनल की जो 8 लाख की लिमिट है, इसको भी हटाना चाहिए, तभी कुछ भला हो पाएगा। दक्षिण हरियाणा से एक नेता है राव इंद्रजीत, काफ़ी यहाँ पर जो है प्रभाव रखते हैं अपना। अभी उन्होंने कैबिनेट में जो है राज्य मंत्री का दर्जा मिला, फुल फ्लैश कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। तो यहाँ से कैप्टन अजय यादव मंत्री है, उनका कहना है कि मैं वो इतने पुराने नेता फिर भी उन्होंने पार्टी में उनको इस पद पर नहीं लिया, कैबिनेट में नहीं लिया। किस तरह से आप देखते हैं? वो कहते हैं कि मेरी सहानुभूति उनके साथ है, अब वो आए भाइयों में बैठे, इस तरह से उन्होंने बयान दिया, क्या कहोगे? देखो, राव इंद्रजीत जी दक्षिण हरियाणा के बड़े कदावर नेता है, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है। और इस पर कोई किसी को मेरे ख्याल तो कोई अलग बात भी नहीं कोई करेगा। दूसरा, मंत्री बनाना ना बनाना, कैबिनेट बनाना, राज्य मंत्री बनाना, ये प्रधानमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है। प्रधानमंत्री को अपना कैबिनेट चलाने के लिए अपनी टीम तैयार करनी पड़ती है, और वो उनका अधिकार क्षेत्र है। और मैं समझता हूँ कोई इस पर टिक्का टिप्पणी करना उनके अधिकार क्षेत्र पे आक्रमण होगा, तो मुझे लगता नहीं कि इस टॉपिक पे, अतिक्रमण पे, प्रधानमंत्री के जो अधिकार क्षेत्र पे कोई बोलना मैं उचित समझता नहीं। जसवंत जी टिकट के लिए बात करते हैं, बावन में आप टिकट के लिए कितने आश्वस्त है, कितनी आपकी दावेदारी, क्या कहना चाहिए इसके बारे में? देखो, जो भी टिकटार्थी हैं वो सभी अपने कॉन्फिडेंस में होते हैं। भाई मैं चुनाव में टिकट लेके आऊँगा, मैं भी अपनी दावेदारी पेश करूँगा, और मुझे यकीन भरोसा है कि अब की बार पार्टी हाईकमांड इस पर गंभीरता से विचार करेगा। और जो टिकट मिलने का जो है वो तो सर्वे भी है, लोगों की पूछ भी है, लोगों से देखेंगे भाई कौन जीता हुआ है। तो वो पार्टी को कि सरकार बनानी है कांग्रेस को, तो वो अपनी सारी चीज़ ध्यान पे दे के और टिकट अपना वितरण करेगा। और मुझे विश्वास है कि अब की बार मैं चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी से लड़ूंगा। तो किस तरह से देखते हो इस बार का चुनाव? क्योंकि लोकसभा में जो है 50-50 का आया, 5 सीटें कांग्रेस की आई, 5 बीजेपी की आई। तो विधानसभा चुनाव को आप किस तरह से देखते हो? देखो, जहाँ तक मेरे ख्याल है अब की बार कांग्रेस पार्टी बड़ी मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में। और भाजपा वाले अभी से लगता है कि अपना कोई भूमिका बनाने के चक्कर में है, वे किस तरह से अपने छोटे मोटे कैंडिडेटों को बचा पाएँ। पर मुझे लगता नहीं भारतीय जनता पार्टी 15 सीट भी पार कर पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत बड़ी ख़राब है। अब तो उन्होंने पहले तो ठेकरा खट्टर साहब पे फोड़ा कि भाई हम कैंडिडेट मुख्यमंत्री का हमने मुख्यमंत्री बदल दिया, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सब हालात ठीक हो गए। अब आपने देखा कि उनके बनने के बाद भी कोई हालात इतने अच्छे ठीक नहीं है। हरियाणा की किसी जनता से पूछो, चाहे वो SC से पूछो, चाहे वो बैकवर्ड से पूछो, चाहे कर्मचारियों से पूछो, चाहे किसानों से पूछो, चाहे नौजवानों से पूछो, हर वक्त ये एक ही बात करता है कि आपकी बात, क्योंकि 10 साल हो गए इनको, तो बदलाव की तरफ है। भाई किस तरह बदलाव हो, और लोगों का जो मन है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ 100% अब की बार है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जो आज इन्होंने काम किए, जो चाहे वो पोर्टल के हैं, चाहे वो दूसरे हैं, चाहे वो बच्चों को रोजगार नहीं मिले, कांग्रेस पार्टी आते साथ ही सारा सुधार करेगी। और आपने देखा भी, चाहे वो बड़ी पेंशन की बात है, चाहे वो बच्चों को रोजगार देने की बात है, चाहे पोर्टल हटाने की बात है, चाहे वो यूनिट कुछ 300 यूनिट तक बिजली माफ़ करने की बात है, चाहे बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात है, वो सारी बातें लोगों से पूछ के ही कांग्रेस पार्टी ने ये बात आगे रखी है। और अब भी ओपन किया है कि कोई भी हरियाणा का कोई भी वासिंदा, एक जो कमेटी बनी है इसमें, उनके पास लिख के अपनी बात रख दे, उस पर भी कंसिडर होगी भाई कौन कौन से चीज़ हैं, कौन कौन सी बातें हैं
जिन पे पार्टी अपना फैसला करेगी और पार्टी मैनिफेस्टो लोगों से पूछ के बना रही है कांग्रेस पार्टी। एक सवाल और जसवंत जी, अगर इस बार आपको मौका मिलता है तो क्या आपके हल्के के लिए बावल विधानसभा में क्या प्राथमिकता है, क्या काम करवाते हैं? देखो, बावल हल्का पिछड़ गया खासकर, तो मेरी प्राथमिकता एक तो रहेगी यहाँ पे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं बिजली और पानी की। दूसरा, आज जो एसवाई नहर है वो राजनीतिक मुद्दा बन गया। हंसी बुटाना जो नहर बनी थी वो भी एक कोर्ट में चली गई। तो मेरा प्राथमिकता रहेगा किसी तरह से भी हम या तो कोर्ट से हंसी बुटाना नहर का मामला निकलवाएं जोर दे के। अगर वो नहीं बन पाता है, एसवाई भी हमारी नहीं हो पाती है, तो हम जो फ्लड का पानी हंसी बुटाना नहर में डाल के और दक्षिण हरियाणा में लाएंगे। नहर जो आज टूटी पड़ी है बावल हल्के उनकी रिपेयर होगी और जो 3600 एकड़ लॉजिस्टिक अब निकल गया था यहाँ से, उसको दोबारा लाने की बात यहाँ पे हम करेंगे और ख़ासकर एजुकेशन पर और बच्चों के रोज़गार पर हम खासकर यहाँ पे ध्यान देंगे। जी धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे पूर्व मंत्री जसवंत सिंह बावल, जिन्होंने विभिन्न मुद्दों पर जो है जीबी न्यूज़ के साथ खास बातचीत की और अपनी बेबाक राय दी और कहा कि उनकी टिकट को लेकर प्रबल दावेदारी है और इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव में भी जीत की जो है दावेदारी की है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जितेंद्र शर्मा के साथ जीबी न्यूज़ के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें GBN 24।